हेलो गाइस, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कुछ चीज़ें कि हम कुछ क्वेरीज़ आई थी, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की कुछ क्वेरीज़ थी। तो उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आगे पढ़ना कैसे है। कुछ कॉमन क्वेश्चंस थे, जैसे कि कुछ अभी पढ़ना स्टार्ट किया तो कुछ दिनों तक बहुत अच्छी प्रिपरेशन चली सभी की, लेकिन क्या हुआ कुछ दिनों बाद प्रिपरेशन, जैसे वो स्टार्टिंग का जोश था तो वो स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छी पढ़ाई हुई, कुछ दिनों बाद वो पढ़ाई बंद हो गई। तो वो पढ़ाई बंद हो गई तो वो क्यों बंद हुई और उसको कैसे स्टार्ट किया जाए, हम उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो काफ़ी साल से प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को। किसी को 2 साल हो गए हैं, किसी को 3 साल हो गए हैं, और हो सकता है किसी ने 3 या 4 अटैम्प्ट भी दिए हुए हैं एग्ज़ाम के। तो उन्होंने इतने अटैम्प्ट दिए लेकिन अभी तक भी उनका पेपर क्लियर नहीं हुआ। तो क्या ऐसा रीज़न रहा जिसकी वजह से उनका पेपर अभी तक क्लियर नहीं हुआ है? क्या रीज़न रहा है उसके पीछे, वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी है कि हमें सैम्पल पेपर करने स्टार्ट कर देने चाहिए या नहीं स्टार्ट करने चाहिए। उसके बाद है कि टेस्ट के बाद एक्सप्लेनेशन जो हम देते हैं, जो एवरी संडे 5 PM हम टेस्ट लेते हैं, तो क्या उसके लिए उस एक्सप्लेनेशन को देखना ज़रूरी है? हम इस बारे में डिस्कस करेंगे आज। उसके बाद किसी भी स्टूडेंट की किसी वजह से तैयारी स्टार्ट होने के बाद रुक गई, जैसे किसी के घर में कोई फंक्शन हो गया या उसकी तबीयत ख़राब हो गई तो उसकी तैयारी बीच में रुक गई, तो उसकी तैयारी बीच में रुकने के बाद वो रीस्टार्ट नहीं कर पाया। तो क्या ऐसा रीज़न था और क्या उसे ऐसा करना चाहिए जिससे उसकी पढ़ाई फिर से स्टार्ट हो पाए। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि एक सब्जेक्ट को पढ़ते हुए पूरा दिन निकल जाता है। जैसे किसी एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छी तैयारी चल रही थी तो पढ़ते पढ़ते पूरा दिन उनका निकल गया, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट छूट गए। तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए? और हम क्लासेस तो डेली अटेंड करते हैं, चाहे वो मैथ्स की क्लास हो, चाहे वो सेक्शन बी PRT या NTT के लिए जो TGT के लिए क्लासेस चल रही हैं, वो क्लासेस तो हम सारी ले रहे हैं। लेकिन क्लासेस लेने के बावजूद जब हम उन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करते हैं तो वो क्वेश्चंस हमारे या तो गलत हो जाते हैं या हमारा स्कोर अच्छा नहीं आ रहा। तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए? और एक और लास्ट क्वेश्चन किसी का था कि रीजनिंग को कैसे प्रिपेयर करें, मतलब कि रीजनिंग के लिए हमें कोई टेस्ट सीरीज़ लेनी चाहिए या हमें क्या करना चाहिए, कैसे इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना चाहिए। तो उस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं आज। तो सबसे पहले ये है कि देखिए, जो बच्चे ऐसे हैं कि उन्होंने प्रिपरेशन तो स्टार्ट की, लेकिन प्रिपरेशन स्टार्ट करने के कुछ दिन बाद उनका मोटिवेशन कम हो गया, या उन्होंने कुछ दिन पढ़ने के बाद किसी भी चीज़ से सोचा कि अभी तो बहुत टाइम है, या फिर सोचा कि नहीं अभी तो मतलब एग्ज़ाम का कुछ पता नहीं चल रहा, कोविड की वजह से नेक्स्ट ईयर होगा, कोई कहता है अगस्त में होगा, कोई कहता है अक्टूबर में होगा, तो इतनी जल्दी क्या है हमें पढ़ने की, या कुछ भी रीज़न हो सकता है। बहुत सारे रीज़न होते हैं पढ़ाई ना करने के। तो हमें क्या करना चाहिए और मतलब किस तरीके से हमें अपने इस पैटर्न को फॉलो करना चाहिए कि हमारी पढ़ाई ब्रेक ना हो। देखो, सबसे पहले तो मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन होती है, या फिर मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि आप जिम कर रहे हो, ठीक है, दोनों चीज़ों को सिमिलर लेके चलो। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आप 10 घंटे एक दिन में जिम कर लो और उसके बाद दूसरे दिन आप सोचो कि आपकी फिजिक बहुत अच्छी बन जाए? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। वैसे ही पढ़ाई में ही अगर आप एक दिन 10 घंटे जोश में पढ़ लेते हो और दूसरे दिन आप 5 घंटे पढ़ते हो और तीसरे दिन आप 3 घंटे पढ़ते हो और उसके बाद सोचो कि नहीं हमारी फिजिक में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही, या आप कंटिन्यूसली चलो 10 घंटे भी तीनों दिन पढ़ लेते हो तो भी अगर आप ये सोचो कि हमारी इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही, तो इतनी जल्दी इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी, उसमें टाइम लगता है। क्योंकि ये जो कंसेप्ट होता है ये लॉन्ग टर्म का कंसेप्ट होता है। गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन, जैसे आपको पता है कि सिलेक्शन जो होता है वो 1 से 2% स्टूडेंट का ही होता है। तो वो 1 से 2% स्टूडेंट का क्यों होता है? क्या ऐसी बात है जिसकी वजह से 1 से 2% का होता है? क्योंकि लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करना हर स्टूडेंट नहीं कर पाता, वो बीच में ही अपनी स्टडी को ब्रेक कर देता है। अब ब्रेक तो कर देता है, ये सभी स्टूडेंट को पता है, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या ऐसा सॉल्यूशन है जिसकी वजह से हम अपनी स्टडी को रेगुलर कर सकें? उसका सॉल्यूशन ये है कि हमें शॉर्ट टर्म फॉर्म लॉन्ग टर्म फॉर्म के अंदर डालनी पड़ेगी। मतलब कि जो प्रोसेस हमने लॉन्ग टर्म के लिए बनाया है कि हमें 1 साल या 6 महीने का हमारा टारगेट है, उसको शॉर्ट टर्म के अंदर कैसे कन्वर्ट करें। शॉर्ट टर्म जो काम होते हैं वो हम बहुत इजीली कर लेते हैं। जैसे अगर आपको कोई बोले कि आपको ये फ़ैन साफ़ करना है, तो आप उस फ़ैन को साफ़ करने के लिए हो सकता है कि थोड़ा लेज़ी हो, आप बोलो कि नहीं मेरे को अभी नहीं करना,
आप 2 घंटे बाद कर सकते हो, 15 मिनट बाद भी कर सकते हो, या अभी साथ के साथ भी कर सकते हो। लेकिन अगर वही चीज़ मैं बोलूँ कि आपको पहाड़ के ऊपर चढ़ने के लिए कोई स्ट्रेटेजी बनानी है और उसके बाद पहाड़ पे चढ़ना है, तो शायद आप ये सोचो कि ये तो बहुत ज़्यादा टफ काम है, मैं ये कैसे कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। तो इसी चीज़ के लिए आपको बड़े से बड़े काम को पहले छोटी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप सब्ज़ी बनाने के लिए जा रहे हो, वो एक छोटा काम है, वो कोई भी कर सकता है। आप सब्ज़ी बनाने के अलावा कोई सामान सब्ज़ी बाहर से मार्केट से लेके आनी है, कोई परचेजिंग करनी है, ये सब चीज़ों को हम शॉर्ट टर्म काम बोलते हैं। काम ये भी है, मेहनत इसमें भी लगी है। हो सकता है आप जब 4 या 5 बजे सामान लेने के लिए गए मार्केट में, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा धूप थी और आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई उस काम को करने में, लेकिन वो काम कोई भी कर सकता है। वो काम थोड़ी हिम्मत करने के बाद कोई भी ताकत लगा सकता है कि चल यार, आज की बात है, आज मैं चला जाता हूँ, कल के बाद तो मेरे को जाने की ज़रूरत नहीं है, एक बार जाऊँगा, आज के बाद नहीं जाऊँगा। ये होता है शॉर्ट टर्म काम। लॉन्ग टर्म काम होता है जैसे यूपीएससी की तैयारी करना, या एसएससी की तैयारी करना, या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना, या फिर आप किसी कंपटीशन को जिम में लड़ने वाले हो, वो भी एक लॉन्ग टर्म काम होता है। तो या आप कोई बुक लिखने वाले हो, ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई बुक लिख रहे हो, आपने आज प्लान किया कि मेरे को बुक लिखनी है और 2 से 3 दिन के अंदर ही आपने वो बुक लिख दी। तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि आप 3 दिन के अंदर कोई बुक या नॉवल लिख दो। ये सब होते हैं लॉन्ग टर्म प्लान। तो इस लॉन्ग टर्म प्लान को शॉर्ट टर्म प्लान के अंदर कैसे कन्वर्ट किया जाए? सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि आपका टारगेट क्या है। जैसे आपका कोई एग्ज़ाम है, तो आपका जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम अभी होने वाला है, तो अगर आप उसको, जैसे अभी तक मेरे को जो अपने सोर्सेज के थ्रू पता चला है कि अक्टूबर में आपके एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं। 100% श्योरिटी कोई भी इसीलिए नहीं ले सकता क्योंकि थर्ड वेव आएगी या नहीं आएगी, और उस टाइम पीरियड पे एग्ज़ाम होंगे या किसी और तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे, ये अभी किसी को भी नहीं पता है। जैसे अभी कुछ बच्चों ने सोचा था कि पीजीटी का एग्ज़ाम बहुत लंबे टाइम के लिए पोस्टपोन हो गया, लेकिन वो 8 जून से पोस्टपोन होकर 25 जून तक ही पेपर स्टार्ट भी हो गए और अभी चलने लग रहे हैं। तो हम ये चीज़ नहीं बोल सकते कि ये एग्ज़ाम नवंबर में होगा या नेक्स्ट ईयर होगा, लेकिन मुझे अभी तक सोर्सेज से जो थोड़ा बहुत पता चला है वो ये पता चला है कि अक्टूबर तक एग्ज़ाम के होने के चांसेस हैं। तो सबसे पहले आपको उसी हिसाब से अपना टारगेट लेके चलना है कि अक्टूबर तक मेरा कौन कौन सा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुका है और कौन सा सिलेबस है जो मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, जो मुझे प्रिपेयर करना है। उस सिलेबस को पहले पूरे के पूरे सिलेबस को आपको एक कॉपी के अंदर लिखना चाहिए। अपनी नोटबुक के अंदर पूरा सिलेबस लिखो उसका, जो आपके एग्ज़ाम के अंदर उस सब्जेक्ट का आने वाला है। फिर उसके बाद देखो कि आपको जो भी आपका टारगेट है, जैसे 1 अक्टूबर आप टारगेट लेते हो कि उससे पहले तक मेरे को सिलेबस कंप्लीट करना है, तो ये गलती नहीं करनी। अगर आप 1 अक्टूबर तक अपना टारगेट को कंप्लीट करोगे तो फिर आप उसका रिवीजन कब करोगे, उसकी प्रैक्टिस कब करोगे? सिर्फ पढ़ने से एग्ज़ाम कभी क्लियर नहीं होता। पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उस पढ़ने के साथ साथ उसके ऊपर वर्क करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है और किस स्पीड से करना है, अगर आपने लास्ट टाइम ये नहीं सीखा, अगर आपने कम से कम 20 से 25 दिन इस चीज़ को नहीं दिए, तो सारी की सारी पढ़ाई वहीं की वहीं रखी रह जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा उस चीज़ का। और यही रीज़न होता है कि लाइब्रेरी के अंदर, या फिर हमारे जो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत पुराने टाइम से प्रिपेयर कर रहे होते हैं, जिनको 2, 3, 4, 5 साल भी प्रिपेयर करते हुए हो जाते हैं, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता कि मेरा पेपर क्यों नहीं क्लियर हो रहा है। वो इसलिए क्लियर नहीं हो रहा है क्योंकि उसको किसी भी बच्चे ने बोला कि मैं इंग्लिश की ये वाली बुक पढ़ रहा हूँ, तो वो सोचता है इंग्लिश की ये वाली बुक अच्छी है, वो उससे पढ़ना शुरू कर देता है। फिर उसके बाद उसको पता चलता है कि भाई मैथ की ये वाली बुक अच्छी है, वो उस पर शिफ्ट कर जाता है। फिर कोई और लगता है कि हाँ इस बच्चे ने ये वाला पेपर क्लियर किया हुआ है, उसको वो कोई और इंग्लिश और मैथ की बुक बता देता है, तो वो पढ़ना स्टार्ट कर देता है। इंडिविजुअली हर कोई अलग अलग बुक यूज़ करता है, लेकिन हर एक बच्चा ये सोचता है कि मैं जल्दी से जल्दी प्रोग्रेस करूं और मेरा सिलेक्शन हो जाए, इसलिए जो भी उसको गाइडेंस मिलती है वो उसी गाइडेंस के हिसाब से उस बुक को पढ़ना स्टार्ट कर देता है, और यही सबसे बड़ी गलती करता है वो। एक्चुअली उसने गलती ये करी कि उसको एक ही बुक को कई बार रिपीट करनी चाहिए थी, और उसके बाद सैम्पल पेपर या बहुत सारे प्रैक्टिस सेट या बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए थी। उस स्पीड फ्रेम के अंदर, टाइम फ्रेम के अंदर उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना चाहिए था, तब उसका एग्ज़ाम क्लियर होता। लेकिन उसने क्या करा, 3 बुक के बदले 5 बुक पढ़ी, और 5 बुक पढ़ने में टाइम भी बहुत ज़्यादा लगा, और लास्ट मोमेंट तक भी वो इसी कोशिश में लगा रहा
कि मैं उस सिलेबस को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी कंप्लीट करूं, और जल्दी से कंप्लीट कर लूँगा तो मेरा एग्ज़ाम से पहले पहले सिलेबस को ज़्यादा करना। ऐसा नहीं है कि उस बच्चे ने हार्डवर्क नहीं किया, हार्डवर्क उसने किया लेकिन सही डायरेक्शन में नहीं किया। तो सही डायरेक्शन में भी काम या पढ़ाई को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने अलग अलग सब्जेक्ट को एक जगह पे पूरे सिलेबस के साथ एक सेम नोटबुक के अंदर लिखा। आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये मेरा सारा का सारा सिलेबस है, कौन सा ऐसा पोर्शन है जो मैं पढ़ तो रहा हूँ लेकिन मेरा अभी तक पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। दूसरी कंडीशन ये आती है कि मैंने पढ़ा तो सारा का सारा हुआ है लेकिन मैं भूल जाता हूँ। और तीसरी कंडीशन ये आती है कि जब मैंने पढ़ भी लिया और रिवाइज भी कर लिया लेकिन मैं प्रैक्टिस सेट कर रहा हूँ तो उसके बाद भी मेरे एग्जाम में स्कोर नहीं आ रहा है। 3 स्टूडेंट होते हैं, तीनों स्टूडेंट की कंडीशन अलग होती है। अब आपको कोई स्टूडेंट बोलेगा कि मैं सैम्पल पेपर यूज़ कर रहा हूँ और सैम्पल पेपर यूज़ करने से मेरा स्कोर नहीं बढ़ रहा है, तो दूसरे बच्चे जल्दी से मूव कर जाते हैं कि मेरे को भी सैम्पल पेपर करना है, मेरे को भी नहीं। बिल्कुल गलत कर रहे हो आप। वो बच्चा सैम्पल पेपर कर रहा है, उसकी क्या कंडीशन है, वो किस स्टेज में है, वो अलग है, और आप किस स्टेज में हो इस टाइम पे, वो बिल्कुल अलग है। तो दोनों अलग अलग स्टेज पे हो तो आपको बिल्कुल भी एक दूसरे के हिसाब से नहीं, इंडिविजुअली अपनी अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। आपने जब अपना सिलेबस पूरा का पूरा लिख लिया एक नोटबुक के अंदर और आपने देख लिया कि ये सारे सब्जेक्ट मैंने पढ़े हुए हैं, तो आपको उसके बाद देखना चाहिए क्या मैंने नहीं पढ़ा है। तो अगर आपका 1 अक्टूबर का अगर आप टारगेट लेके चलते हो तो उससे पहले कम से कम 15 से 20 दिन और आपको स्पेयर लेके चलने चाहिए। मतलब आपको टारगेट बनाना चाहिए कि मेरे को 5 सितंबर से लेके 10 सितंबर तक जो मेरा रिमेनिंग सिलेबस है, जो मैंने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है, वो मैं कैसे कंप्लीट करूँगा, कितना टाइम मेरे को देने की ज़रूरत है। आपको उसको सबसे पहले मार्क करना है कि ये मेरा टारगेट है, इतने टारगेट के अंदर, इतने टाइम पीरियड के अंदर मेरे को ये सिलेबस कंप्लीट करना है। सबसे पहले आपको ये डिफाइन होना चाहिए कि आपको कितना टारगेट या कितना आपको सिलेबस पढ़ना है। जब तक आपके पास कोई लाइफ में टारगेट ही नहीं होगा तो आप उसको अचीव कैसे कर पाओगे। उसको अचीव कर पाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। जब आपने उसका टारगेट बना लिया कि मेरे को 5 से लेकर 10 सितंबर के बीच में इतना पढ़ने की ज़रूरत है, तो उसके बाद आपको उसको ब्रेक करना है कि अगर मैं 5 सितंबर तक ये कंप्लीट करूँगा तो सबसे पहले मेरा टारगेट आ जाता है कि मेरे को 31 जुलाई उस टाइम तक मेरे को इसका कितना पोर्शन कंप्लीट करने की ज़रूरत है। आप उसमें ये भी चीज़ देख सकते हो कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो थोड़े इजी होते हैं और कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं। तो आपको उन चीज़ों को देखना है कि किसका सिलेबस छोटा है और किसका सिलेबस बड़ा है। कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं सबसे पहले मेरे को इजी चैप्टर्स कर लेने चाहिए या फिर छोटे चैप्टर्स कर लेने चाहिए जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा पहले अपना सिलेबस को कवर कर पाऊँ और सबसे ज़्यादा अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद अपने सर का प्रेशर कम कर पाऊँ। जैसे ही आपका सर का प्रेशर कम हो जाएगा तो आप बाकी के सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। एक तो एक स्ट्रैटेजी यही है कि आप सबसे पहले छोटे चैप्टर्स को या इजी चैप्टर्स को सबसे पहले कंप्लीट करो या कंसिडर करो और ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करो 31 जुलाई तक। उसके दूसरी स्ट्रेटेजी ये होती है, आप चाहो तो दूसरे स्टूडेंट ये भी कर सकते हैं कि बड़े चैप्टर्स को पहले उठाएं, क्योंकि अगर बड़ा चैप्टर जो होगा वो सबसे पहले ख़त्म हो गया तो आप अंडर प्रेशर, मतलब कि 1 अगस्त से भी आप बाकी के जो छोटे छोटे चैप्टर्स हो वो थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है। जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आता है तो थोड़ा प्रेशर आ जाता है स्टूडेंट्स के ऊपर, तो आप उस टाइम पे भी छोटे चैप्टर्स को थोड़े छोटे प्रेशर के अंदर भी कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन उसी स्टेज में अगर बड़े चैप्टर्स करने की कंडीशन आएगी तो छोटे वाले तो हो गए, लेकिन प्रेशर में बड़े वाले चैप्टर को करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। उस टाइम पे स्टूडेंट सोचते हैं कि क्यों ना मैं इस चैप्टर को छोड़ दूँ, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है, मेरा टाइम ज़्यादा खाएगा, तो इससे अच्छा एक काम करता हूँ, 2-4 नंबर की बात है, मैं इसको छोड़ देता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको ये गलती नहीं करनी है कि मैं ये चीज़ छोड़ दूँ। आज का जो कंपटीशन है वो इतना ज़्यादा टफ है कि आप उसमें कोई भी चीज़ छोड़ नहीं सकते हो। मतलब कि आप अगर ये सोचते हो कि मैं 4 नंबर इस चीज़ में छोड़ दूं, ये भी हो सकता है कि आप रीजनिंग में या मैथ में जिसमें आप स्कोर करने की सोच रहे हो उसका पेपर का लेवल या उसका पैटर्न जो जॉब है, मतलब कि एग्जामिनर ने उसका पैटर्न चेंज कर दिया, तो आप उस कंडीशन में क्या करोगे। इसलिए कभी भी मैं आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आपको एग्ज़ाम के अंदर जो इतने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसके अंदर आपको कुछ भी पोर्शन स्टार्टिंग में, अभी स्पेशली आपके पास टाइम है तो आपको वो पोर्शन नहीं छोड़ना चाहिए। आपको सब कुछ प्रिपेयर करके चलना चाहिए। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि आप सेक्शन बी को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, लेकिन आप सोचो कि पार्ट ए को मैं छोड़ देता हूँ, तो पार्ट ए आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। हो सकता है कि पार्ट बी का लेवल या आपका जो पूछने का तरीका होता है वो थोड़ा घुमा के पूछे और वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओ।
तो वहाँ पे आपका पार्ट ए ही काम आएगा। या ऐसा भी हो सकता है जो आपका सबसे इजी सब्जेक्ट हो, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो जीएस हो, हर स्टूडेंट का अलग अलग सब्जेक्ट इजी होता है या टफ होता है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन आपको प्रिपेयर सब कुछ करके जाना है। तो आप सबसे पहले ये देखो कि आपको छोटे चैप्टर्स पहले करने हैं या बड़े चैप्टर्स पहले करने हैं, और उस चैप्टर्स का टारगेट बनाने के बाद आपको सबसे पहले 31 जुलाई तक का एक टारगेट रखना है। अब आपके पास पूरा 1 महीना है 31 तक के टारगेट को कंप्लीट करने के लिए, तो भी आपको 31 जुलाई तक का वेट नहीं करना है। अब आपको उस चैप्टर्स को, मान लीजिए आपने 4 चैप्टर ऐसे लिए हैं, एज एन एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, आपने 4 चैप्टर ऐसे लिए हैं कि आप चाहते हो कि मेरे ये 4 चैप्टर 31 जुलाई तक कंप्लीट हो जानी चाहिए किसी भी कंडीशन में। अब आपको उसका सब डिवीज़न करना है, मतलब कि एक महीने के अंदर 4 चैप्टर आपको करने हैं, तो इसका मतलब 1 हफ्ते के अंदर आपको 1 चैप्टर करना है। अगर आपको 1 हफ्ते के अंदर 1 चैप्टर करना है तो आपको टारगेट जो हो गया वो और ज़्यादा मिनिमाइज हो गया। इसका मतलब अब आपको ये प्रेशर नहीं लेना है कि आपको 5 सितंबर तक कितना सिलेबस करना है, ना ही आपको ये टारगेट लेना है कि मेरा 31 जुलाई तक का ये टारगेट कंप्लीट होगा या नहीं होगा। आपको सिर्फ टारगेट ये लेना है कि ये आज संडे है, नेक्स्ट संडे मेरा इतने दिन बाद है, मेरे को ये 7 दिन के अंदर ये वाला चैप्टर कंप्लीट करना है। और अपने दिमाग के अंदर ये चीज़ बिठा लो कि अगर आपने अपना टारगेट नहीं कंप्लीट किया तो आप अपने आप को खुद ही फेलियर स्टूडेंट्स के बीच में इन्वॉल्व कर लोगे। मतलब कि आपका टारगेट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, आपका टारगेट इतना है कि आप 1 हफ्ते के अंदर अचीव कर सकते हो, लेकिन अगर आपने उसको अचीव नहीं किया तो फिर आपको खुद ही पता होना चाहिए कि हाँ मैंने ये गलती कर दी है। ठीक है, अब आपको 1 हफ्ते भी वेट नहीं करना है, अब आपको उस चैप्टर को भी खोलना है, अपनी बुक्स को देखना है। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ, एक चैप्टर। अब आपको उस चैप्टर की लेंथ देखनी है कि कितनी है, और उसको आपको डेली के हिसाब से डिवाइड करना है। एक तो आपको पूरे हफ्ते स्टडी नहीं करनी है, मतलब कि अगर आप ये सोचो कि मैंने मंडे से स्टार्ट किया तो मेरे को ये टारगेट संडे तक कंप्लीट करना है, तो आप अपना टारगेट कभी भी संडे तक का मत लीजिए। आप अपना टारगेट या तो मंडे से फ्राइडे का लीजिए या मंडे से सैटरडे का लीजिए। वो आपके सिलेबस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको मंडे से फ्राइडे तक के टारगेट की ज़रूरत है या मंडे से सैटरडे तक के टारगेट की ज़रूरत है। एक दिन आपका स्पेयर ज़रूर होना चाहिए। वो स्पेयर इसलिए होना चाहिए जिससे आप एक दिन में बैठ गया तो सैम्पल पेपर या जैसे टेस्ट होते हैं आपके संडे के दिन, या आपका पुराना जो जितना भी आपने पूरे हफ्ते में पढ़ा है या पुराना डाटा जो भी था, आप उसको बहुत अच्छे से रिवाइज कर सको। एक दिन या तो इसलिए आप रख सकते हो, या फिर आप इसलिए भी एक दिन रख सकते हो कि अगर मान लीजिए पूरे हफ्ते में कोई एक दिन ऐसा हो गया कि या तो घर में कोई गेस्ट आ गए जिसके साथ आप टाइम नहीं निकाल पाए अपनी पढ़ाई का, या फिर ऐसा हो गया कि आपका बर्थडे है, या कोई भी एक ऐसा रीज़न हो गया कि जिस वजह से आप उस अपने एक दिन का टारगेट नहीं कंप्लीट कर पाए, तो आपको उस केस में क्या करना है, अपने टारगेट को, वो जो आपने एक स्पेयर डे रखा है उस दिन वो कंप्लीट करना है। इस तरीके से स्ट्रेटेजी आपको छोटे के अंदर कन्वर्ट करनी है। अब आप पूछोगे कि हमने लॉन्ग टर्म को शॉर्ट टर्म में क्यों कन्वर्ट किया। देखिए, अगर आपको दोपहर में जाके मार्केट से टमाटर लेके आने हैं तो आप उसमें लेजीनेस दिखाओगे कि हाँ मैंने अभी नहीं लेके आ रहा, अभी दोपहर के 2 बजे है, मैं दोपहर में 4 बजे लेने जाऊंगा, या मैं शाम को 5 बजे लेने के लिए जाऊंगा, या मैं शाम को 6 बजे 7 बजे अपने अकॉर्डिंग उस काम को बाद में करूंगा। लेकिन उसी जगह पे आप अपने काम को भी इसी हिसाब से पूरे दिन के अंदर धक्का मार तरीके से भी काम कर सकते हो। मतलब कि अगर आपका अभी ये वाला सब्जेक्ट या ये वाला चैप्टर पढ़ने का मन नहीं है तो आप उस चैप्टर के ऊपर धक्का मार वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। धक्का मार मतलब कि आप ये भी सोच सकते हो कि चलना यार कर ले, आज का टारगेट तो कंप्लीट होएगा, आज का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा तो मेरी टेंशन खत्म हो जाएगी, कल का टारगेट बचेगा। डेली का छोटा छोटा टारगेट कंप्लीट कर लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स यही सेम मिस्टेक क्लासेस में भी करते हैं। वो ये मिस्टेक करते हैं कि जैसे आज एक क्लास आई तो उसको आज क्लास अटेंड नहीं करेंगे, मैथ की क्लास आई, मैथ वाले दिन मैथ की क्लास अटेंड नहीं करी, जिस दिन पीआरटी की क्लास आई या एनटीटी की क्लास आई उस दिन आपने वो वाली क्लास अटेंड नहीं करी, और सोचते पूरे हफ्ते में हम एक ही दिन में सारा कुछ कर लेंगे। आप देखो आपने लॉस क्या किया। आपने लॉस ये किया है कि जिस हफ्ते के लास्ट दिन में आपको अपना पूरे हफ्ते का पढ़ा हुआ रिवाइज करना चाहिए था,
और उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए थे, आपने वही गलती कर दी कि आपने पूरा का पूरा सिलेबस एक दिन में करने के चक्कर में उसको पढ़ तो लिया एक दिन में, यस, उसमें कोई डाउट नहीं कि आपने उसके नोट्स भी, मैं ये भी बिल्कुल एग्री कर सकता हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स ने नोट्स भी बनाए होंगे और उस क्लास को अटेंड कर लिया, लेकिन क्या आपने उसको रिवाइज किया? क्या आपने उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस किए? अब आप उस वाली स्टेज में फंस गए हो कि आपने पढ़ तो लिया, आपने क्लासेस तो अटेंड कर ली, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए। और जब आपने क्वेश्चन ही प्रैक्टिस नहीं किए तो भी आपका लॉस है, क्योंकि जब भी एग्ज़ाम होता है तो वो एप्लीकेशन बेसिस होता है। मतलब कि आपको कभी भी ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा कि ये थ्योरी इसने दी और उसके बाद उसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। वो वाला पैटर्न कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। 2019 से जो नया पैटर्न आया है, अब एप्लीकेशन बेसिस क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने जो भी नई चीज़ सीखी है, अगर आपको उसको अप्लाई करना नहीं आता है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको उसको अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो चीज़ सीखनी ही सीखनी है। और वो चीज़ आप सिर्फ क्लासेज अटेंड करके नहीं सीख सकते, उसके अलावा भी आपको एक्स्ट्रा टाइम देने की ज़रूरत है। और अगर आप अपने माइंड में ये बिठा रहे हो कि नहीं मैं टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं आपसे एक ही चीज़ बोलूँगा कि अगर आप नहीं करोगे तो दूसरा स्टूडेंट कर लेगा। यहाँ पे एक कॉम्पिटिशन है, यहाँ पे 10th या 12th का बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं है कि आप 98% लेके आ जाओगे या 99% लेके आ जाओगे। यहाँ पे है कि अगर आप 99% भी अपने मार्क्स लेके आते हो, अगर कोई स्टूडेंट 99.1 या 99.2 आपके स्कोर से ऊपर ज़्यादा लेके आ गया तो गवर्नमेंट 99% वाले स्टूडेंट को भी जॉब नहीं देगी, उसको ऊपर की मलाई चाहिए। अगर उसने 600 कैंडिडेट पूरे इंडिया में से ढूंढने हैं तो उसको ऊपर के 600 की लिस्ट के नीचे जैसे ही 601 बच्चा जो होगा वो लाइन अंडरलाइन एक डाल देंगे, उसके नीचे चाहे आपके 99 स्कोर किया आपने, चाहे 99.5 स्कोर किया, वो मैटर नहीं करता। यहाँ पे आपको दूसरे स्टूडेंट या दूसरे कैंडिडेट को पीछे छोड़ना, उसे ज़्यादा स्कोर लेके आना है, उसी केस में आप उससे जीत पाओगे और वो जॉब ले पाओगे। अब एक चीज़ और आती है कि आप स्टूडेंट ये सोचते हैं कि शॉर्ट टर्म मेथड और लॉन्ग टर्म मेथड को हम यूटिलाइज़ करेंगे तो कुछ दिन ऐसे भी आ जाएंगे कि हम शादी की वजह से हमने उसको अटेंड नहीं कर पाए, अपना दिन का मेरा टारगेट छूट गया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी तबीयत ख़राब होगी, जो आपके क्योंकि शादी को या बर्थडे को तो आपने अवॉइड कर लिया, लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आ गई कि आपकी 2 या 3 दिन तक तबीयत ख़राब हो गई तो आप उस कंडीशन में क्या करोगे? उस कंडीशन के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए, सिर्फ ये एक एग्जांपल है आपको समझाने के लिए, ये पर्सनली किसी को भी नहीं बोला जा रहा। अगर आप रास्ते में जा रहे हो और रास्ते में चलते हुए आपका पैर स्लिप हो जाए और पैर स्लिप होने के बाद आप कीचड़ में गिर जाओ, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? अगर आपका पैर स्लिप हो जाए तो क्या आप ये सोचोगे कि अब मैं कीचड़ में गिर गया, मेरे पैर और कपड़े गंदे हो गए हैं तो अब मेरे को कीचड़ में लेट जाना चाहिए, अब मैं पूरा का पूरा कीचड़ में लेट जाता हूँ कि अब मेरे कपड़े तो गंदे हो ही गए हैं, क्यों ना मैं कीचड़ में अच्छे से स्विमिंग कर लूँ इस पानी के अंदर? ये आप कभी भी नहीं सोचते हो। आप ये सोचते हो कि अगर मेरे अभी इतने कपड़े गंदे हो गए हैं तो खड़े होते हो, उसको झाड़ते हो, अपने पैरों को धोते हो, अपने कपड़ों को साफ़ करते हो और वहाँ से आगे मूव ऑन कर जाते हो। सेम कंडीशन आपको इस पढ़ाई के अंदर भी करनी है। अगर आपने कोई भी 1, 2 या 3 दिन अगर पढ़ाई नहीं करी है या किसी भी अननेसेसरी या किसी भी चीज़ की वजह से जो जो आप अवॉइड नहीं कर पाए, उस चीज़ की वजह से अगर आपने पढ़ाई नहीं कर पाए हो तो आप उस कंडीशन के अंदर क्या करोगे? आप उस कंडीशन के अंदर खड़े होगे, दोबारा से अपना टाइम टेबल बनाओगे, पूरा कंप्लीट नहीं, सिर्फ 1 हफ्ता। शॉर्ट टर्म को लाने के अंदर एक यही सबसे अच्छी चीज़ होती है कि आपका सिर्फ 1 वीक ही ऊपर नीचे हुआ है, आपका पूरा टारगेट कभी नहीं हिलता है। आपका टारगेट बहुत अच्छा रहेगा, सेफ रहेगा, आप इजीली उसको तब भी अचीव कर सकते हो। तो आपको क्या करना है कि आपके 3 दिन अगर ख़राब हुए हैं तो आपको उसके अंदर अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी है और अपनी पढ़ाई के अंदर टाइम ज़्यादा देना है और अपना, जिससे आप अपने उस टारगेट को अचीव कर सको। आपको इस तरीके से अपनी पढ़ाई का नया टाइम टेबल बना के उस हफ्ते के अंदर उस सिलेबस को कंप्लीट करना है और यही एक अच्छा पैटर्न है। अब क्या होता है कि मोर देन 70 to 80% बच्चे यही गलती कर देते हैं कि उनका अगर किसी भी वजह से अगर उनकी पढ़ाई ख़राब हुई है तो वो रीस्टार्ट नहीं करते हैं, और रीस्टार्ट ना करना आपको फेलियर की तरफ लेके जाना शुरू कर देता है। आपको फेल नहीं होना है,
ये जो कंडीशंस होती हैं वो सभी की लाइफ में आती हैं, वो हमारी कंडीशन में भी आई थी और हर किसी की लाइफ में जो भी स्ट्रगल करता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म नहीं है कि आप टमाटर लेने के लिए गए और आप फेल हो गए तो आप वापस आ गए रास्ते में से कि मैं कीचड़ में गिर गया और आप 2 घंटे बाद दोबारा जा सकते हो। यहाँ पे अगर आपने लॉन्ग टर्म के अंदर एक बार अगर ये सोच लिया कि मैं ये नहीं कर रहा हूँ, तो आप ये चीज़ याद रखना कि लाइफ आपको दोबारा ये चांस देगी या नहीं देगी, और अगर उसने चांस आपको दिया है तो फिर आपका बाकी स्टूडेंट से अगर आप पीछे रह गए तो आप फेल हो सकते हो। इसमें आप क्या नाम है, आप बिल्कुल भी इस चीज़ को ये नहीं सोच सकते कि दूसरा बच्चा भी मेरी तरह नहीं पढ़ रहा होगा, क्योंकि दूसरा बच्चा अभी भी प्रिपेयर करना है। गवर्नमेंट में सिर्फ उनको टॉप 600 स्टूडेंट्स ही लेने हैं और इतने पूरे इंडिया में से गवर्नमेंट को बड़ी आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, अब आपको मैंने लॉन्ग टर्म बता दिया, शॉर्ट टर्म बता दिया कि लॉन्ग टर्म से शॉर्ट टर्म के अंदर कैसे आपको आना है, और अगर आपका टाइम ख़राब भी हो जाता है किसी वजह से तो भी आपको किस हिसाब से दोबारा से पढ़ाई स्टार्ट करनी है, आपको टाइम टेबल किस हिसाब से बनाना है, वो सब मैंने आपको बता दिया है। ये हर किसी के साथ होता है, कोई भी बच्चा इस चीज़ का प्रेशर ना ले कि मेरे तो 2 दिन खराब हो गए, 3 दिन खराब हो गए। ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जिसके 2 से 3 दिन बीच में पढ़ाई करते हुए ख़राब ना होते हो, लेकिन आपने अपनी मर्जी से उस दिन को ख़राब ना किया हो, वो आपका गलती से, बीमारी की वजह से या किसी एक प्रॉपर रीज़न जो आप अवॉइड नहीं कर सकते थे उसी वजह से अगर वो पढ़ाई ख़राब हुई है, यही होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि अब आप फिर से सोचोगे मंडे ट्यूसडे नहीं पढ़ा, चल वेडनेसडे को पूरे दिन बैठ के सारा सिलेबस कंप्लीट कर लूँगा, तो भी आपने लॉस किया, आपने अपनी प्रैक्टिस का लॉस कर लिया, आपको सैम्पल पेपर करना चाहिए उसका लॉस कर लिया। ठीक है, आपको उसको रिवाइज करना चाहिए था, उसका लॉस कर लिया, तो आपका लॉस तब भी हुआ है। टाइम अगर एक बार हाथ से गया, आपका एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक सैंड ग्लास आपने सुना होगा। सैंड ग्लास क्या होता है कि आप एक ग्लास के अंदर सैंड होती है, आप उसको अगर रखते हो तो वो सैंड जो होती है वो ऊपर से नीचे आती रहती है। अब जैसे जैसे टाइम चलता रहेगा वो सैंड नीचे आती रहेगी। तो ये एक लाइव एग्जांपल है कि टाइम कभी भी किसी के लिए नहीं रुकता है, वो सैंड नीचे आती ही रहेगी। तो अगर आप उस टाइम का यूटिलाइज नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो टाइम लौट के वापस आ जाएगा, ना तो वो टाइम लौट के वापस आएगा और ना ही ऐसा हो कि दूसरा बच्चा आपके लिए रुक जाएगा कि नहीं ये स्टूडेंट पीछे रह गया तो मुझे रुक जाना चाहिए, मैं क्या नाम है वो मधु या कोई लड़की है कि या कोई भी लड़का है कि वो तैयारी नहीं कर रहा तो चल 2 दिन मैं भी रुक जाता हूँ। ठीक है, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। टाइम किसी के लिए नहीं रुकता, अगर आपका टाइम का लॉस हुआ है तो वो आपका ही लॉस हुआ है, आपने अपने लिए कंपटीशन बढ़ाया। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा था कि सैम्पल पेपर हमें करने चाहिए या नहीं, और टेस्ट के बाद हमें एक्सप्लेनेशन देखनी चाहिए या नहीं। गाइस, अगर सबसे पहले तो हर किसी की कंडीशन सेम नहीं होती है। जिस स्टूडेंट ने पहले ही सिलेबस किया हुआ है, मैं उन्हीं स्टूडेंट को सजेस्ट करूंगा कि आपको सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करने चाहिए। अगर आपने सिलेबस नहीं कंप्लीट किया है, अगर आपका अभी तक सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए, क्योंकि अगर जितने टाइम में आप दूसरी जगह टाइम देंगे, मतलब कि अपने बाकी सैम्पल पेपर में या फिर इधर उधर के पढ़ने में अगर आप टाइम देंगे और अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो आप लास्ट मोमेंट पे सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। और 1 महीना अप्रॉक्स 1 महीना हर स्टूडेंट को स्पेयर लेके ही चलना है। टाइम मैनेजमेंट करने में, ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर करने में, प्रैक्टिस करने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं होगा कि आज आपको जो क्या नाम है मैथ के अगर 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं और आपके अगर 25 मिनट्स लग रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि आप 2 से 3 दिन या लास्ट के 5 दिन 1 हफ्ता सैम्पल पेपर कर लोगे और आपको आइडिया तो हो जाएगा पेपर किस टाइप का आएगा, लेकिन आप उसको 25 से 18 मिनट या 15 मिनट में नहीं कर पाओगे, उसको कम नहीं कर पाओगे। अपने टाइम को 25 मिनट को कन्वर्ट नहीं कर सकते 15 मिनट्स के अंदर, क्योंकि उसको टाइम लगता है, हर चीज़ को टाइम लगता ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद आता है कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि जब हम टेस्ट दे देते हैं तो टेस्ट देने के बाद हमें एक्सप्लेनेशन देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। देखो, आपने एक टेस्ट दिया, टेस्ट देने के बाद आपने उसको एनालाइज़ किया। एनालाइज़ कैसे करते हैं? जैसे मैंने आपको अभी बताया, जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि मतलब आप लाइब्रेरी, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, एक लाइब्रेरी में मैंने आपको एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि वहाँ पे सभी बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं और वहाँ पे 50% से ज़्यादा डेडिकेटेड स्टूडेंट्स होते हैं जो पूरे दिन पढ़ते हैं। लेकिन
कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जिसकी वजह से सिलेक्शन सिर्फ 1 से 2% स्टूडेंट का ही होता है। वो किस लिए होता है? क्योंकि उनको पता नहीं होता कौन सी बुक पढ़नी है, किस टाइम पढ़नी है और कैसे पढ़नी है। अगर उनको 5 बुक किसी ने इंग्लिश की दी तो वो इंग्लिश में सबसे ज़्यादा स्कोर करने के लिए उन बुक्स 5 की 5 बुक्स को पढ़ना शुरू कर देगा और पूरी जान लगाएगा, दिन से लेकर रात तक इंग्लिश को पढ़ना शुरू कर देगा कि मेरा मैथ वीक है या मेरा इंग्लिश वीक है, मेरे को ये सारी बुक्स कंप्लीट करनी है। वहाँ पे वो गलती करता है। वही सेम गलती होती है कि जब आप सैम्पल पेपर कर रहे हो या कोई भी प्रैक्टिस सेट कर रहे हो, तो प्रैक्टिस सेट करने के बाद उसका एनालाइज नहीं कर रहे, और अगर एनालाइज कर रहे हो तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको एनालाइज करना ही नहीं आता कि एनालाइज करते कैसे। मैं आपको बताता हूँ एनालाइज कैसे होता है। जैसे मान लीजिए आपने मैथ का या रीजनिंग का कोई भी एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं हम, सिर्फ मैथ और रीजनिंग का। अगर आपने मैथ या रीजनिंग का एक सैम्पल पेपर किया, तो आप उस मैथ या रीजनिंग के सैम्पल पेपर को करने के बाद आप उसमें देखो कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन, कितना आपका स्कोर आया है। स्कोर आपने देख लिया, मार्क्स देख लिए कि हाँ भाई मेरे 20 में से 13 आए हैं या 6 आए हैं या 18 आए हैं। किसी का कितना भी स्कोर हो सकता है। आपका चाहे वो क्वेश्चन सही हो या गलत हो, आपको उसको दोबारा से टाइम देना है। उसी को एनालाइज करना कहते हैं। क्योंकि जब हम पेपर कर रहे होते हैं तो मोस्टली ऐसा होता है कि 2 ऑप्शन ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं या जिसमें हम कंफ्यूज करते हैं। अब उसमें हमें कन्फ्यूज़न हुई, कन्फ्यूज़न में हमने 2 में से 1 टिक कर दिया। टिक करने के बाद हम आगे मूव ऑन करके एग्ज़ाम का टाइम कंप्लीट हो गया, हमने उसमें स्कोर देखा। अगर वो ठीक हो गया था, आपका वो अगर क्वेश्चन ठीक हो गया था, तो आपने उसको एनालाइज ही नहीं किया और पेपर के अंदर दोबारा से अगर उसी टाइप के आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट हुई, मतलब दोबारा से ऐसे ही ऑप्शन अगर आपके सामने आए, अगर आपने यहाँ तो वो टिक कर दिया था लेकिन आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल भी याद नहीं रहेगा कि वहाँ पे मैंने क्या टिक किया था, ये 100% आपको याद नहीं रहेगा। तो आपको चाहे आपका क्वेश्चन सही हो या गलत हो, आपको अपना हर एक क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर देखना चाहिए कि आपका कौन सा क्वेश्चन सही है या कौन सा क्वेश्चन गलत है। और सही है तो क्या मेरी एप्लीकेशन सही थी, क्योंकि एप्लीकेशन बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं, क्या मेरी वही एप्लीकेशन थी जिस वजह से वो क्वेश्चन मेरा सही हुआ है। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है और जो गलत क्वेश्चन था आपको वो भी एनालाइज करना है कि क्या ये जो क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है किसी भी वजह से हुआ है, या तो मैंने पढ़ा नहीं, या मैंने तुक्का मारा था, या फिर मैं 2 ऑप्शन में कंफ्यूज था। आपको एप्लीकेशन समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पेपर में एप्लीकेशन ही आएगी। आपका रट्टाफिकेशन कहीं काम नहीं आने वाला है। आप नोट्स को अगर रट्टा भी मार लोगे तो भी वो आपका एज इट इज़ काम नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए आपको एनालाइज ऐसे ही करना है। अब आपका आता है कि आपने सेक्शन बी तो इस तरीके से एनालाइज कर लिया, उसके बाद क्वेश्चन उठता है कि आपको मैथ और रीजनिंग का एनालाइज कैसे करना है। मैथ और रीजनिंग के लिए अगर मान लीजिए आपके 20 क्वेश्चंस आए हैं, आपने टेस्ट में 20 क्वेश्चंस दिए, तो आपके सेम वही पैटर्न है, आपका कुछ क्वेश्चन सही होंगे और कुछ क्वेश्चन गलत होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन सही है, मैं सबसे पहले सही वाली बात के लिए करूँगा, क्योंकि बच्चे उसी पे ध्यान नहीं देते कि जो क्वेश्चन सही हो गया उस पर मूव ऑन कर जाते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि आपको सही वाले क्वेश्चन को भी ज़रूर टाइम देना चाहिए और उतना ही टाइम देना चाहिए। अगर आपने 20 क्वेश्चंस को 25 मिनट में या 20 मिनट में किया है, आपको कम से कम 30 मिनट्स उसी क्वेश्चन के ऊपर ज़रूर लगाना चाहिए। आपको जो आपने क्वेश्चन सही किया है, आपको सबसे पहले मैथ के उस क्वेश्चन पे जाना है जो आपका करेक्ट है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, और उसको देखना है कि अब आपको अपना सॉल्यूशन नहीं देखना, अब आपको उसमें दिमाग लगाना है कि क्या जिस तरीके से या जिस मेथड से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, चाहे वो रीजनिंग हो चाहे वो मैथ हो, क्या इसके अलावा और कोई मेथड लग सकता है? क्या ऐसा भी कोई मेथड है जिससे मैं मल्टीप्लिकेशन शॉर्ट में कर सकता था, या ऐसा भी कोई मेथड है जिससे मैंने इसमें एक लाइन के बाद दूसरी लाइन भी बच्चों की तरह लिखी, या मैं डायरेक्ट उस चीज़ को लिख सकता था और आपस में मल्टीप्लिकेशन करके डायरेक्ट भी आंसर लिख सकता था? क्या ये चीज़ पॉसिबल है? आपको ये चीज़ सीखनी बहुत ज़रूरी थी, जो आपने ये सोचा कि अब एनालाइज करके क्या करना है और आप आगे मूव ऑन करके देखो। पेपर के अंदर किसी को नहीं पता कि आपका कौन सा सेक्शन बड़ा लेंथी या टफ आ जाएगा या कौन सा बहुत ज़्यादा इजी आ जाएगा। अगर आप उस चीज़ का होमवर्क पहले ही घर से करके जाओगे और हर एक क्वेश्चन के अंदर, या रीजनिंग हो या मैथ हो, अगर आपने उसमें हर मिनट और हर क्वेश्चन के अंदर अगर उसमें टाइम बचाया है, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। आपको जब भी कभी भी किसी भी क्वेश्चन से अगर आपने टाइम बचा लिया, तो आपका आगे आने वाले क्वेश्चंस के ऊपर से आपने प्रेशर भी कम कर लिया है। सिर्फ एक टाइम बचाना नहीं होता है, दूसरा अपने सर के ऊपर से प्रेशर कम करना भी होता है। अगर आपने पार्ट ए 1 घंटे से पहले कंप्लीट कर लिया, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस हिसाब से आपके वीकली टेस्ट हो रहे हैं, हम उस हिसाब से प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि आपका पेपर किसी भी हाल में सेक्शन बी का नहीं छूटेगा। अगर आप
किसी भी हाल में अगर आपने मैथ और रीजनिंग, दो ही ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चा टाइम ज़्यादा दे के गलती कर देता है। अगर आपने पार्ट ए में मैथ और रीजनिंग या ऐसे किसी भी टॉपिक के अंदर आपने गलती से भी ज़्यादा टाइम दे दिया तो आपके पार्ट बी के ऊपर प्रेशर आ जाएगा। पार्ट बी के ऊपर प्रेशर आया, उस प्रेशर के अंदर आप एप्लीकेशन को नहीं समझ पाओगे। मतलब कि आपने सारा कुछ पढ़ा है, आप डिटेल में पढ़ के गए हो, आपने प्रैक्टिस भी किया है, लेकिन एक आपने सुना होगा हड़बड़ी। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो टेस्ट देते हैं और वो यही कहते हैं कि हमारा हड़बड़ी में इतने सारे आंसर गलत हो गए। हमें व्हाट्सएप पे या हमें वैसे बताते हैं कि सर या मैम हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हो गए, हमारे पास टाइम नहीं था और हमें हड़बड़ी में थे या पेपर में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग थे। तो उस कंडीशन के लिए आपको अपने हर एक सेक्शन से टाइम बचाना भी आना चाहिए कि अगर कोई एक दूसरा पार्ट अगर आपका लेंथी आ गया तो आपके ऊपर प्रेशर ना आए, आपके पास सफिशिएंट टाइम हो कि आप उसको आराम से हैंडल कर पाओ। अब आपने देखा है कि मैथ की, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, मैथ की जो क्लासेस ले रहे हैं सर दीपक सर, मैथ की आपकी क्लासेस ले रहे हैं, तो उस मैथ की क्लास के अंदर आप बिलीव नहीं करोगे कि उन्होंने 3 क्लासेस अभी तक कर दिया और तीनों क्लासेस के अंदर आपको सिर्फ उस एग्ज़ाम को बेस कैसे बनाना है, उस चैप्टर को बेस कैसे बनाना है। आपको पता है परसेंटेज में इतना ज़्यादा टाइम क्यों लग रहा है या आपके बेस बनाने में इतना ज़्यादा मेहनत क्यों करी जा रही है? वो मेहनत इसलिए करी जा रही है क्योंकि परसेंटेज का जो बेस बनाया जा रहा है ना, वो मल्टीप्लिकेशन, वो परसेंटेज निकालनी, वो रेशो जो होती है वो आपको टाइम एंड डिस्टेंस के चैप्टर में भी काम आएगी। वो आपका जितना भी एडवांस मैथ जो ज्योमेट्री, मेंसुरेशन या ट्रिगो होती है, उसके अलावा जितना भी आपका मैथ है, पूरे कंप्लीट मैथ के अंदर आपकी मल्टीप्लिकेशन और बाकी ये जो रेशोज़ होती हैं वो काम आएगी। और हमारे पेपर भी इसी वजह से ही जल्दी हुए थे। मेरा 2 घंटे का एग्ज़ाम था, ठीक है, मेंस का जो मैंने एग्ज़ाम दिया था वो मेरा 2 घंटे का मैथ का एग्ज़ाम था और 2 घंटे के अंदर 100 क्वेश्चन करने थे और बच्चों के 2 घंटे में 100 क्वेश्चन नहीं होते हैं, लेकिन यही मेथड हमने फॉलो किए थे, ठीक है, और हमने अपना क्वेश्चन पेपर 2 घंटे के बदले 1 घंटे 25 मिनट में मैंने अपना पूरा पेपर कंप्लीट कर दिया था। और इवन मेरे पास टाइम बचा हुआ था तो जो क्वेश्चन मेरे को नहीं आते थे या स्टार्टिंग में मेरे किसी वजह से गलत हो गए थे, मैंने अपना बचा हुआ टाइम वहाँ पे दिया। इसी वजह से मेरे बचे हुए टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करने की वजह से ही मेरा स्कोर इतना अच्छा आ पाया। ठीक है गाइस, देखिए अन्नू जी आपने करा है कि सर सभी डिमोटिवेट कर देते हैं कि तुमसे नहीं होगा। मैं आपको इस चीज़ के बारे में सभी स्टूडेंट को एक बात बोलना चाहता हूँ। एक होती है हमारे ना हम इंडियंस के अंदर ना एक डायलॉग होता है, औकात पार करना। औकात, आपने एक वर्ड सुना होगा औकात। जो औकात की बात करता है ना, हमें बहुत तेज़ गुस्सा आ जाता है उस चीज़ के बारे में सुनने में कि आप ना क्या नाम है औकात पार नहीं कर सकते, तुम्हारी औकात ही इतनी है। एक्चुअली उस चीज़ को अगर इंग्लिश में बोला जाए तो लिमिट क्रॉस करना बोलते हैं। लिमिट क्रॉस करने के लिए अगर कोई बोले तो शायद हमें इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन एक औकात वर्ड हम इंडियंस के अंदर ना बहुत बड़ा वर्ड माना जाता है। मैं उस चीज़ के ऊपर ये बात बोलना चाहता हूँ कि आप जब तक अपनी औकात पार नहीं करके पब्लिक को दिखाओगे तब तक लोग आपको डिमोटिवेट ही करेंगे। सबसे इस चीज़ के 2 सॉल्यूशन बताता हूँ मैं आपको। अनु जी के साथ मैं बाकी सभी स्टूडेंट्स के लिए ये बात बताना चाहता हूँ कि ये एक कॉमन क्वेरी है कि स्टूडेंट्स को डिमोटिवेट बहुत ज़्यादा किया जाता है कि तुमसे नहीं हो पाएगा। देखो, आपने जो अपना टारगेट लिया, जो मैंने आपको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म समझाया, जो अभी अभी ऑनलाइन आए हो वो आप स्टार्टिंग से देख लेना इस सेशन को। ये आपने पहले ही टारगेट इस हिसाब से बनाया है और आपने अपने टाइम टेबल को इस हिसाब से सेट किया है कि आपके पास इन फालतू की बातों को टाइम देने का टाइम ही नहीं होगा। और देखो, उगते हुए सूरज को दुनिया सलाम करती है। मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ, ठीक है। आप लोग मेरे को अगर चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आपकी कितनी परसेंटेज आई 10th में, 12th में या ग्रेजुएशन में। जो भी आपने 10th 12th या ग्रेजुएशन के अंदर अपनी परसेंटेज लेके आए हो, आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। फिर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मेरी जो 10th में परसेंटेज थी वो 44% थी, सिर्फ 44 परसेंटेज। उसके बाद मैं 12th क्लास में आया। 12th क्लास में आने के बाद मेरे 42 परसेंटेज आए थे सिर्फ। मैंने ग्रेजुएशन करी, मैंने DU से ग्रेजुएशन करी, ओपन से करी, ठीक है। ओपन से ग्रेजुएशन करने के बाद भी मेरे सिर्फ 44 परसेंटेज आए। मैं मतलब मेरे पूरे एकेडमिक के अंदर मेरी बहुत ज़्यादा परसेंटेज नहीं थी, मेरे बहुत ज़्यादा अच्छे स्कोर नहीं थे।
और मैं आपसे जो यहाँ पे स्टूडेंट से बोल रहा हूँ अपने नंबर बताने के लिए, मैं आप सबको सिर्फ इसीलिए पूछ रहा हूँ कि मेरे को नहीं लगता कि मेरे से कम मार्क्स किसी भी स्टूडेंट के आए होंगे। उसके बावजूद मैंने 5-5 गवर्नमेंट जॉब ली। किस लिए ली? आपको लगता है कि आप तो सब मेरे से अच्छे ही होंगे, अच्छे मार्क्स लेके आएंगे, अच्छी परसेंटेज लेके आए होंगे। अगर मैं इतने मार्क्स या स्कोर लेके आ सकता हूँ और उसके बाद इतने मार्क्स लाने के बाद भी अगर मैं 5 गवर्नमेंट जॉब ले सकता हूँ, क्या आप एक गवर्नमेंट जॉब नहीं ले सकते? देखिए अनु जी ने बताया कि उनके 67 और 74 आए हैं। देखिए मेरे सिर्फ 44 और 42 परसेंटेज आए थे 10th और 12th में। तो मैंने क्या किया, मेरे से सभी लोगों ने उतनी ही उम्मीद बनाई, चाहे वो मेरे पड़ोसी हो या कोई और भी हो, सब ने इतनी ही उम्मीद बनाई कि ये लड़का इससे ज़्यादा कभी भी लाइफ में नहीं कर पाएगा। या तो ये किसी के प्राइवेट छोटी मोटी नौकरी करेगा या फिर छोटी मोटी कोई दुकान खोल के बैठ जाएगा। ठीक है, देखो हमारी फैमिलीज़ में जो होता है वो सबसे ज़्यादा यही होता है कि जिसने 10th 12th में अच्छे नंबर नहीं लिए उसको डी ग्रेड वैल्यू से ही देखा जाता है कि ये अब आगे लाइफ में ज़्यादा कुछ करेगा नहीं, उसको उतने डाउनग्रेड लेवल से देखा जाता है। लेकिन जब मेरे इतने मार्क्स आए तो मैंने उसके बाद एक ड्रीम देखा हुआ था कि मेरे को बड़ा होकर इंस्पेक्टर बनना है। बस मुझे नहीं पता था कि एसएससी क्या होता है, मुझे नहीं पता था यूपीएससी क्या होता है। ठीक है, मेरे को कुछ नहीं पता था, लेकिन स्टिल उसके बाद भी मेरा एक ड्रीम था, जैसे आप सभी का एक ड्रीम है कि मेरे को टीचर लगना है या किसी का और कोई एग्ज़ाम के लिए टारगेट होगा। तो मेरे को ये टारगेट था कि मेरे को बड़ा होकर इंस्पेक्टर बनना है। इवन मैं मिरर में जब अपने आप को देखता था तो मैं सोचता था कि मेरे कंधे पे स्टार होने चाहिए। बस ये एक मेरा छोटा सा ड्रीम था। लेकिन मेरे इतने कभी मार्क्स नहीं आए, मेरा तो कभी ऐसा था ही नहीं कि भाई मैं अंदर से भी मोटिवेशन मैं कैसे लेके आऊँ, मतलब क्या ऐसा करूँ। हर कोई, किसी को मेरे से कोई उम्मीद नहीं थी, उनको तो बल्कि ये लगता था इंस्पेक्टर बनना तो बहुत दूर की बात है, अगर मैं कांस्टेबल भी लग जाऊँ तो वो भी बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन मैंने उस टाइम पे ये सोचा कि मेरे को तैयारी करनी है। अब आप सोचो कि मेरे को इतनी परसेंटेज से लेके इतने ऊपर तक लेवल तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत और कितने फेलियर्स फेस करने पड़ेंगे। उस टाइम पे मैंने बहुत ज़्यादा फेलियर्स फेस करे। मैं ऐसी स्टेज में था कि मैं कभी नहीं लाइफ में पढ़ता था, और उसके बाद मैं अगर किसी दिन 3 घंटे या 4 घंटे पढ़ लेता था तो उसके बाद मैं 2 दिन इस वजह से नहीं पढ़ता था कि अभी तो मैं 2 दिन पहले ही तो 4 घंटे पढ़ा हूँ। उस लेवल से मैंने स्टेज से, उस जगह से मैंने स्टार्ट किया था। और जब मेरे पेपर क्लियर हुए जिस टाइम पे, उस लेवल तक आने में मेरे को 2 से 3 साल लगे। ठीक है, उसमें मेरी डेडिकेशन भी आई, परसिवरेंस भी आई। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि उस लेवल पे जब मेरे एग्ज़ाम होने वाले थे, उस टाइम पे मैं उस कंडीशन में था कि मैं दिन के 16-16 घंटे तक भी पढ़ता था। मैं बेड पे ही रहता था पूरे दिन, लाइब्रेरी कम जाता था, लाइब्रेरी जाता था लेकिन कम जाता था, पूरे दिन बेड पे रहता था। सिर्फ 16 घंटे निकालने का मतलब आप सोच ही लो कि मैंने अपना बाकी टाइम कहीं पे भी यूटिलाइज़ नहीं किया एक्स्ट्रा, सिर्फ सोने के लिए यूटिलाइज़ करता था। सोने में मेरा फिक्स टाइम होता था, 6 घंटे से ज़्यादा मेरे को नहीं सोना है, ये मेरा फिक्स होता था। उसके अलावा अगर मैं सोया, मेरा अलार्म लगा होता था, मैं उठ जाता और बैठ जाता था। मैंने स्टार्टिंग करी कि मैं लाइब्रेरी में भी जाता था तो दीवार की तरफ फेस करके बैठता था कि बाकी सारे बच्चे क्या कर रहे हैं तो साइड में दिख ही जाता है, पता चल ही जाता है कि साइड वाला बच्चा क्या कर रहा है। तो वो मेरी कॉन्सेंट्रेशन ख़राब करता था, मेरी डिस्ट्रैक्शन आती थी। और वही काम आज के टाइम में मोबाइल फ़ोन्स करते हैं। मैं जब लास्ट टाइम लाइव आया था, मैंने उस टाइम पे आप सभी को बताया था कि फ़ोन को जितना अवॉइड हो सकता है उतना ज़्यादा अवॉइड करो। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप पूरा का पूरा फ़ोन को हाथ ही मत लगाओ, बिल्कुल लगाओ। आपको अपडेट भी हर चीज़ के उसी से मिलते हैं, मोबाइल से आपको पता चलेगा कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स कर सकते हो। जिस टाइम पे आपको एक सब्जेक्ट लेके बैठे हो, एटलीस्ट आप उस टाइम पे अपने फ़ोन को बिल्कुल भी यूज़ मत करो। मैंने जिस टाइम पे प्रिपरेशन करी, मैं एक डब्बी वाला फ़ोन जिसे कहते हैं आज के टाइम में, जो कीपैड वाला होता था, उसके अंदर अपने फ़ोन की सिम डाल के रखता था और उसको भी मैं उसकी बैटरी हिला देता था जिससे कि वो मेरा फ़ोन नॉट रीचेबल जाए और मेरे को कोई भी फ़ोन ना कर पाए। जैसे मैं उसकी बैटरी लगाता था, वो तभी लगाता था जब मेरा पूरे दिन का टारगेट कंप्लीट हो जाता था। और उसके बाद अगर किसी का फ़ोन आता तो मैं वो भी रिसीव करता था, जिससे मैं अप टू डेट भी रहता था थोड़ा बहुत। आज के टाइम में तो बहुत अच्छी फैसिलिटी है कि आपने अपने फ़ोन का नेट ऑफ़ किया, नेट ऑफ करने के बाद जब भी आप नेट ऑन करोगे तो आपके व्हाट्सएप पे जिसने भी मैसेज किए होंगे या कॉल की होगी वो भी आपको सारी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो उस चीज़ के बेनिफिट को आप लीजिए, उस चीज़ को डिस्ट्रैक्शन मत बनाइए। अगर आपने फ़ोन को अपने साथ में रख के डिस्ट्रैक्शन ली है तो आपकी जो 3 घंटे में पढ़ाई होनी थी आपने उसको ऑटोमेटिकली 5 घंटे बना लिया। और अगर आपके फ्रेंड ने ये बोल दिया कि मैं तेरे घर आ रही हूँ या मैं तेरे घर आ रहा हूँ या आज उसके यहाँ ये हो गया और आज वहाँ जाना ज़रूरी है, आप ये सोचो कि आपका पूरा दिन ख़राब हो गया। ठीक है,
तो आपको इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा बचना ज़रूरी है। आप इन चीज़ों से ज़रूर बचिए। और डीमोटिवेट के लिए देखिए, मैं आपको यही बोलूँगा, आपका एक सर्कल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने सर्कल को ऐसा बनाइए जो इस तरह की प्रिपरेशन कर रहा हो, या आपका जैसे कोई और टीचर की तैयारी कर रहा हो। अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है आपके फ्रेंड में या फिर आपके सर्कल में, अगर आपके ऐसे स्टूडेंट्स या फ्रेंड्स हैं या कज़न्स हैं जो आपको इन चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट करते हैं, जिनका काम कुछ और है, जिनका काम पढ़ाई नहीं है, या फिर जिनका काम अपनी लाइफ में फोकस करके काम करना नहीं है, जो डेट पे ज़्यादा जाना पसंद करते हैं, या फिर जो फेसबुक पे लाइक्स या शेयर ज़्यादा करवाना पसंद करते हैं, या जो अपनी वीडियोस को वायरल करवाना ज़्यादा पसंद करते हैं, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप जितना हो सके, और जब तक आपका एटलीस्ट एग्ज़ाम नहीं होता, आप तब तक उससे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करिए और उससे थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। उससे आपकी दोस्ती या भाईचारा या बहनचारा ख़त्म नहीं होगा। उससे बस ये होगा कि आपका एग्ज़ाम और अच्छे से क्रैक हो पाएगा, और आपका जो डेली का टारगेट है वो बहुत अच्छे से अचीव हो पाएगा। कोई चीज़ नहीं आती। देखो, मैंने आपको खुद बताया है कि मैं 44 और 42% से उठ के अगर 5-5 जॉब लेके गया और इतनी अच्छी जॉब्स लेके आया, तो उसके लिए मेरे को भी अपने फ्रेंड्स, अपने क्या नाम है, रिलेटिव्स के यहाँ ज़्यादा आना जाना और बहुत कुछ मैंने भी अपनी लाइफ में अवॉइड किया, तभी ये चीज़ मैं अचीव कर पाया। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरे फ्रेंड्स ने मेरे को छोड़ दिया, आज मेरी जॉब लग गई तो मेरे दोस्त नहीं है, या फिर मेरे रिलेटिव्स नहीं है, या फिर वो मेरे से इतने अच्छे से बिहेव नहीं करते, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ इवन पहले से अच्छा ही है। अपने सर्कल को अच्छा बनाओ। जो हम डेली टेस्ट लेते थे, डेली 9 PM टेलीग्राम पे टेस्ट होता था, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स हैं जो टेस्ट देते थे आप सब में से भी, तो मैं आप सबको बताऊंगा कि उसका बहुत बड़ा एक ये भी बेनिफिट था कि डेली के टारगेट अचीव होने के साथ साथ आप उन सर्कल के बीच में डेली बैठते थे जो आपकी तरह ही प्रिपेयर कर रहे हैं, और आपको पता चल जाता था कि आप कहाँ पे आज आपने टारगेट अगर अचीव नहीं करा तो कितने स्टूडेंट थे जो डेली बेसिस पे टेस्ट दे रहे थे और वो आपसे आगे निकल गए और आप पीछे रह गए। यही मेन रीज़न होता है ये चीज़ देखने के लिए कि आपको अपनी कंपनी का क्या बेनिफिट मिला। कंपनी बहुत अच्छी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और चीज़ों को अवॉइड बहुत ज़रूर करो। चीज़ों को अवॉइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम हर किसी के बात का रेस्पॉन्स करेंगे, आपने देखा होगा कि जो भी इंटेलिजेंट पर्सन होता है ना, वो चीज़ों को अवॉइड बहुत ज़्यादा करता है, या फिर अपनी लाइफ में खुश रहने के लिए भी बंदा बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड करता है। हर किसी को आंसर करना ज़रूरी नहीं है। आप हर किसी को अगर आंसर करोगे तो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा। आप अपना किसी भी हाल में फोकस मत ख़राब कीजिए। आपका फोकस अगर किसी भी पर्सन की वजह से या किसी भी चीज़ की वजह से अगर डिस्ट्रैक्शन आ रही है, फोकस ख़राब हो रहा है, तो आपको उसको इमीडिएटली दूर कर देना चाहिए अपने आप से। ठीक है गाइस, अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ लो, ठीक है। और आज के मैंने अप्रोक्सीमेटली जितने भी अभी ऑनलाइन आने का रीज़न था, मैंने आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर कर दिए हैं। और किसी स्टूडेंट की क्वेरी थी कि मैं एक सब्जेक्ट को पूरे दिन पढ़ती हूँ तो एक पूरे पढ़ते हुए पूरा दिन निकल जाता है। देखो, जब आपने अपना टाइम टेबल बनाया है, ठीक है, तो उस टाइम टेबल को बनाने का रीज़न ही यही था, जो आपने उसको लॉन्ग टर्म को शॉर्ट टर्म के अंदर कन्वर्ट करके अपना डेली का टारगेट बनाया, तो उससे आपको पता चलिए कि आपको डेली का एक सब्जेक्ट को कितना टाइम देने की ज़रूरत है। आप उससे ज़्यादा टाइम मत दो किसी भी हाल में। अगर मैंने आपको पिछली बार भी कहा था और आज भी यही कह रहा हूँ कि अगर आपको जीएस जैसे सब्जेक्ट को 1 घंटा देना है तो आपको 1 ही घंटा देना है। अगर आप 1 घंटे से ज़्यादा दे रहे हो तो आपका या तो मैथ में लॉस होगा, या आपका सेक्शन बी में लॉस होगा, या आपका किसी और सब्जेक्ट में सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर आप जीएस में 1 ही घंटा दोगे तो ही आप बाकी सब्जेक्ट को पूरा प्रॉपर टाइमिंग दे पाओगे। तो बहुत सोच समझ के टाइमिंग दो, फिक्स टाइम रखो, उससे ज़्यादा मत दो। अगर आप फिक्स टाइम रखोगे तो आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, क्योंकि अगर आपने 1 घंटा अगर मान लीजिए फिक्स रखा है जीएस के लिए, अगर आपने एक सब्जेक्ट 1 घंटा फिक्स रखा है तो आपके लिए एक मिनट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप अपने 1 मिनट को भी ख़राब नहीं करोगे, मैं इस चीज़ की गारंटी ले सकता हूँ, क्योंकि आपने अपने दिन का पर्टिकुलर 1 घंटा फिक्स रखा है। तो आपके पास टाइम ही नहीं है कि आप मोबाइल देख पाओ या बाकी काम कर पाओ। आपको पता है कि अगर मैंने इस 1 घंटे के बीच में मोबाइल देखा या किसी को रिप्लाई किया तो मेरा आज का टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है गाइस, कुछ बच्चे अभी एक ने बोला कि जीएस के लिए स्ट्रेटेजी क्या यूज़ करें। देखिए, जीएस के लिए मैंने अब लास्ट टाइम भी जब लाइव आया था मैंने आपको बताया था, चलो फिर से बता देता हूँ। जीएस के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो डेली अपडेट होते हैं, करंट अफेयर्स जो होते हैं, करंट अफेयर्स आपको डेली बेसिस पे नहीं पढ़ने, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा पास है।
मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आपको पिछले 1 साल से लेके मतलब 12 महीने से लेके लास्ट के हो सकता है 15 महीने तक, लास्ट के 12 से 15 महीने तक के आप मंथली वाले जो करंट अफेयर्स होते हैं, मंथली क्लासेस भी हर कोई बनाता है। आप किसी भी जैसे वाईफाई स्टडी हो गया या फिर IQ करके एक चैनल है, IQ स्टडी आई थिंक, तो उस वाले चैनल पे मंथली करके क्लासेस बनाते हैं। वो मंथली पूरा अपडेट देते हैं कि क्या क्या करंट अफेयर्स आए थे, आपको उस हिसाब से पढ़ना चाहिए। और टेलीग्राम पे साची आप आए थे और आपने देखा था कि हम डेली के कोई भी 1 या 2 सब्जेक्ट उठा के डेली के 1-1, 2-2 टॉपिक को पढ़ते थे और उसी के ऊपर क्विज़ करते थे। तो आप उसी हिसाब से 1-1, 2-2 टॉपिक को, छोटे छोटे टॉपिक को, अपना जो भी सब्जेक्ट या जो भी टॉपिक आपको इजी लगता है, अगर आपको ज्योग्राफी इजी लगती है, पॉलिटिकल्स इजी लगती है, इकोनॉमिक्स इजी लगती है, हर बच्चे का अलग अलग सब्जेक्ट इजी होता है, आप उस सब्जेक्ट से स्टार्ट कीजिए और 1-1, 2-2 टॉपिक करके ख़त्म करना शुरू कर दिए। लेकिन पर्टिकुलर या एक फ़िक्स टाइम ही GS सब्जेक्ट को दीजिए और हर सब्जेक्ट को आपको एक फ़िक्स टाइम ही देना है, ठीक है गाइज़। फिर उसके बाद गाइज़ मैंने आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर कर दिया कि क्लास अटेंड करते हैं लेकिन क्वेश्चन नहीं होते हैं। क्वेश्चन आपके इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि अभी प्रैक्टिस की कमी है। आपने क्लासेस तो अटेंड कर ली है, ठीक है, लेकिन क्लास अटेंड करने के बाद प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आपको वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस अभी करने की बहुत ज़्यादा, उसको टाइम चाहिए, एकदम से नहीं हो सकता, थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो वो प्रैक्टिस से आएगी। जितना ज़्यादा आपने सुना भी है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आपकी गलतियाँ कम होती जाएगी, ठीक है। और प्रैक्टिस भी हम करवाएंगे, हम करवा रहे हैं और ज़्यादा करवाएंगे। हम सिर्फ वेट कर रहे हैं कि आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अच्छा, मैं एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। बहुत ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये सोचते हैं कि अगर मैंने एक बार क्लास देख ली या फिर मैंने 1 या 2 बार उसको रिवाइज़ कर लिया तो मेरा रिवीजन भी हो गया या फिर मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया। आप अगर सिर्फ इतने को ही रिवाइज़ करना कह रहे हो तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। देखिए, जिस टाइम मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि मैंने जब मैथ की बुक की थी तो मैंने अपनी उस मैथ की सेम बुक को 35 से 40 टाइम्स किया था। मैंने 2 बुक यूज़ की थी। अगर किसी स्टूडेंट ने SSC की प्रिपरेशन करी हो या फिर SSC की बुक देखी हो, प्रीवियस ईयर किरण की एक बुक आती है जो इतनी मोटी बुक होती है कम से कम, ठीक है। उसमें लास्ट ईयर के पिछले 10 या 15 साल के कम से कम क्वेश्चंस होते हैं, 10,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। मैंने उस बुक को 8 से 10 बार रिपीट किया था। उसके बाद मैंने दूसरी जो मैथ की, जो मेरी एक, जैसे आपको मैंने RS अग्रवाल बताई हुई है, वैसे मैंने राकेश यादव के क्लास नोट्स पढ़े थे, उसको मैंने मिनिमम 35 से 40 टाइम्स रिपीट किया था। देखिए, मैंने आपको अभी बताया था स्टार्टिंग में कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो पढ़ते हैं लेकिन पढ़ने के बाद उन्हें ये नहीं पता होता कि उस चीज़ को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है। रिवीजन करना कभी भी 1 या 2 बार को उसको पढ़ने को रिवीजन नहीं कहते, उसको कंसेप्ट क्लियर करना कहते हैं। रिवीजन ये नहीं होता, रिपीटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अगर आपने मतलब किसी भी बंदे, एक फाइटर है, अगर उसने किसी भी एक मतलब कि फाइट के पंच को अगर 10,000 बार प्रैक्टिस किया है तो वो 10,000 पंच की प्रैक्टिस किए हुए वाले पंच को किसी भी हाल में उसको मारेगा ही मारेगा, सामने वाले को। वही सेम चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर आपने सबसे पहले एक ये चीज़ क्लियर की है कि आपको कौन सी बुक से पढ़ना है, बुक हमेशा सबसे अच्छी होनी चाहिए। उस अच्छी बुक्स को रिपीट कीजिए। 1 या 2 बार से आपको सिर्फ वो बुक समझ में आएगी और 3 बार रिपीट करने के बाद आपको उसका हर एक कंसेप्ट क्लियर होगा। सिर्फ कंसेप्ट क्लियर नहीं करना है, उस पर रिपीट करते रहने से आपको ये बेनिफिट होता है कि उस बुक का एक एक चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाती है और दिमाग में सेट हो जाती है। अब जैसे मैंने आपको बोला था, NIOS की बुक्स के लिए बोलता हूँ और क्लासेस के लिए बोलता हूँ। देखिए, आप 10 बुक के पीछे मत भागो। कई स्टूडेंट होते हैं हमसे पूछते हैं क्या हम ये वाली भी बुक यूज़ कर लें, ये वाली भी बुक यूज़ कर लें। आप क्यों इतनी सारी बुक्स करना चाहते हो? इतनी सारी बुक्स अगर करोगे, आपने कभी सुना है कि एक बच्चे ने 5 बुक पढ़ ली, 5 बुक पढ़ने के बाद उसके दिमाग में कुछ बचेगा? वो पहली बुक भूल जाएगा। पहली बुक भूल गया, उसने छठी बुक करी, वो दूसरी बुक भी भूल गया, 7वीं बुक करी, वो तीसरी बुक भी भूल गया। तो ये गलती मत करो। एक ही नोट्स या एक ही क्लासेस को बार बार रिपीट करो। मैंने आपको बताया था कि मैम का एक एक डायलॉग आपको रट जाना चाहिए। जो भी हमारी क्लासेस होती है उसके अंदर किसी भी तरह की फालतू बातें नहीं होती। सीधा कंसेप्ट, सीधा क्लासेस, सीधा पढ़ाई। कभी ये नहीं बोला जाएगा और स्टूडेंट्स आपके क्या हाल चाल है, आजकल ये चल रहा है, उसने ये कर दिया, वो कर दिया। इस तरीके का एक भी कमेंट या बात हमारी क्लासेस के अंदर नहीं होती है। तो उस चीज़ का बेनिफिट आपको है।
अगर हमने ये फालतू की बातें नहीं करी, आपका एक एक टाइम आप उसको एकदम से मत करो। ज़रूरी नहीं आपकी आधे घंटे की क्लास है आप उसको आधे घंटे तक देखो, उसको स्पीड में देखो। आप उसका स्पीड क्या नाम है 1.5 स्पीड में देख सकते हो। अगर आप 1.5 में नहीं देख पा रहे 1.25 में देख सकते हो, स्पीड बढ़ा के देखो। लेकिन रिपीटेशन इज़ मस्ट, रिपीट ज़रूर करो सारी क्लासेस को। जितना ज़्यादा आप रिपीट करोगे, मैंने आपको अभी बताया कि मैंने 40 बार अपनी एक बुक को रिपीट किया है। मैंने बहुत सारी बुक्स नहीं पढ़ी, मैंने सिर्फ 2 ही बुक्स पढ़ी थी और मेरे 181 स्कोर आया था 200 में से। रीज़न यही था कि मैंने रिपीटेशन बहुत ज़्यादा करी और लास्ट में मैंने सैम्पल पेपर बहुत ज़्यादा करे। जब आपका सैम्पल पेपर का टाइम आएगा तो मैं आपको सैम्पल पेपर भी बताऊंगा किस हिसाब से करने हैं और कैसे करने हैं। अभी आपको सिलेबस कंप्लीट करने का टाइम है और रिवीजन करने का टाइम है। आप अगर लास्ट वीक के लास्ट डे में अगर क्लासेस अटेंड करोगे, आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। अब आप देखिए कि मैथ की बहुत सारी क्लासेस होती रहेंगी और सेक्शन बी का भी जिस हिसाब से मैम ने बताया कि आपकी 80 to 100 वीडियोस आएंगी। अगर आप 100 क्लासेस आपकी होने वाली हैं अगर सेक्शन बी की, तो आप खुद सोचिए कि आप कितना ज़्यादा आप कवर कर पाओगे। आपको रिवीजन कितनी ज़्यादा ज़रूरत है रिवाइज करने की, आप कितना माइंड में रखोगे। आप सोच रहे हो कि मैं सिर्फ नोट्स को एक बार देख लिया या फिर मैंने 2 बार रिवाइज कर लिया क्लासेस को देख के। नहीं, टेस्ट के बहाने आपको बार बार रिवाइज करने का मौका मिल रहा है तो उसको यूज़ कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा बार उसको रिवाइज करिए, जितनी बार हो सकता है उसको रिवाइज करिए। आपको अगर 20 बार भी रिवाइज करना है तो 20 बार रिवाइज कीजिए। आपको लॉस नहीं हो रहा, आपको सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट हो रहा है। आपको सिर्फ 2 ही चीज़ें यूज़ करनी है। आपको कंसेप्ट क्लियर करना है, समझना है। आपको पहले ही बताया कि आप सिर्फ मैम की क्लासेस देखिए और आप NIOS के नोट्स को अच्छे से पढ़िए। इन दोनों चीज़ों को आप जितनी ज़्यादा बार रिपीट करोगे आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। 10 बुक्स के पीछे मत भागो, सिर्फ इतना करो, लेकिन उसको 50 बार करो, 100 बार करो। ठीक है गाइस? और किसी की कोई क्वेरीज है? सर जीके के लिए कोई स्ट्रेटेजी? सर प्रैक्टिस के लिए मेरे पास किरण के भी तो उसमें सर जीके बहुत लगी है, मन नहीं करता है। देखिए पायल, आपने बोला है कि GS की आपको बोरिंग लगती है और आपको अच्छा नहीं लगता है। गाइज हमारे सभी के पास ना YouTube अवेलेबल है। YouTube से अच्छी चीज़ क्या हो सकती है? आप उसमें चाहो तो हंस भी सकते हो, रो भी सकते हो और पढ़ भी सकते हो। किस हिसाब से यूज़ करना है वो आप लोगों को पता है। ठीक है, तो आप ये देखिए कि अगर आपको GS बोरिंग लग रहा है, आप सबसे पहले उस बुक को उठाइए। मैं आपको कभी नहीं कहूँगा, जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, आपने पॉलिटिकल साइंस उठाया, पॉलिटिकल साइंस की आपकी लूसेंट की बुक आपको बताई गई थी। लूसेंट की बुक में आप सबसे पहले टॉपिक देखिए कि कौन कौन से टॉपिक उस बुक के अंदर एक्सप्लेन किए। सारे टॉपिक्स आपने देख लिए, उसमें कोई तो टॉपिक ऐसा होगा जो आपको इंटरेस्टिंग लगता होगा। हो सकता है आपको प्रेसिडेंट का टॉपिक सही लगता हो, या हो सकता है आपको प्राइम मिनिस्टर का या पार्लियामेंट के बारे में आपको सुनना है, या सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, कब करता है, कैसे करता है। जो टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग लगे आप उस टॉपिक को देखो और उसके बारे में लूसेंट की बुक से पढ़ना स्टार्ट कर दो। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ गाइस, ना तो मैं किसी भी पब्लिशर के लिए बोलना चाहता हूँ, ना मैं किसी भी बुक को बोलना चाहता हूँ कि ये बुक अच्छी है बेकार है। गाइस देखो, जो आपको अच्छी बुक लगे मार्केट से आप वो बुक लो और उसे पढ़ना स्टार्ट कर दो। आपको किरण की बुक अच्छी लगती है वो लो, लूसेंट की GS के लिए अच्छी लगती है वो लो। ठीक है, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने ये बुक्स खुद पढ़ी हैं। पढ़ के मेरे 50 में से 35 मार्क्स आए थे। ठीक है, इसी बुक को पढ़ने से। और मैंने सिर्फ इतना नहीं पढ़ा था, मैंने 2 चीज़ें करी थी। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे थे GS के लिए, और मैंने लूसेंट की बुक पढ़ी थी। सिर्फ यही 2 चीज़ें करी थी, तो मेरा स्कोर ठीक ठाक आ गया था। 35 स्कोर ठीक होता है GS के अंदर SSC के। ठीक है, तो मैं आपको बोल रहा था कि जो आपको टॉपिक अच्छा लगता है आप उससे पढ़ना शुरू करिए। ठीक है, और अगर उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि मेरे को ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, मैंने बुक से पढ़ लिया, तो मैं आपको एक ही चीज़ बताऊंगा कि आप उस टॉपिक को YouTube पे सर्च मारिए। पार्लियामेंट अगर आप टॉपिक पढ़ रहे हो, पार्लियामेंट लिखो, YouTube पे सर्च मारो। मैं कह रहा हूँ आप एक सर्च मारोगे आपको 50 बंदे मिलेंगे जो पार्लियामेंट को समझा रहे होंगे। जो आपको एक बंदा अच्छा लगे कि हाँ ये टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है, या ये सिर्फ क्या नाम है फालतू की एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा है और ये अपने टॉपिक को क्लियर तरीके से समझा रहा है, आप उससे उस पार्लियामेंट को समझो। समझने के बाद फिर से उस को बुक से पढ़ो और बस हो गया। एक दिन में बहुत ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा थोड़ा पढ़िए। ठीक है, और थोड़े थोड़े पढ़ने से ही आपका इंटरेस्ट अपने आप बनने लगेगा। एक दिन में इंटरेस्ट किसी का भी नहीं बनता है, लेकिन अगर आप छोटी छोटी स्ट्रेटेजी को यूज़ करके डेली पैटर्न पे अगर यूज़ करोगे तो आपका इंटरेस्ट बनने के साथ साथ आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा, आपका कॉन्फिडेंस भी आएगा आपको। ठीक है, और स्कोर भी बहुत अच्छा आएगा और एग्ज़ाम भी क्लियर होगा। ठीक है गाइस,
ठीक है गाइज, मेरे को नहीं लगता अभी और किसी की क्वेरी बची है। ठीक है, हमने आज के सेशन में बहुत कुछ कवर कर लिया। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।